हेलो एवरीवन, आई एम जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर का। इसके पहले मैंने सेक्शन ए बी सी डी कर दिया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो ये समझो कि सीबीएसई ने केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन को सैंपल पेपर में इंक्लूड क्यों किया। देखो, आपका क्लास 10th ऑनवर्ड्स आप लोग जो भी एग्जाम्स दोगे ना, तो उसमें आपका केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होते हो, तो उस टाइम आपको बिल्कुल नया सा न लगे कि हाँ अरे ये क्या आ गया, ये कौन सी पूरी कथा आ गई हमारे सामने। तो आप लोग उस पैटर्न से भली भांति परिचित रहो, इस वजह से सीबीएसई ने इस केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आज हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर का सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38, जो कि आपका पूरा केस स्टडीज पे बेस्ड है। देखो, एक चीज और समझ लो कि केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें एक केस स्टडी होती है जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, और वो क्वेश्चन आपके 1 नंबर 2 नंबर के होते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होने वाले, जो सोल्यूशन है क्वेश्चन का बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। केस स्टडीज का जो बेसिक है वो यही है कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखो, आपके केस स्टडीज के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। बस एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उसी से लिंक्ड सारे होते हैं, तो वो सब भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। सेक्शन ई, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। देखो, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, और ये तीनों क्वेश्चंस आपके कंपल्सरी हैं। क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, लेकिन आपको तीनों क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 आपको करने हैं। क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस दी हुई है। ओके, तो देखो, केस स्टडीज क्वेश्चन का थंब रूल जो होता है, जो उसकी पूरी जो कहानी होती है, वो आपको एक बार पढ़नी पड़ती है, और वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो पढ़ के अगर आप एक बार समझ जाओगे तो जो कहानी है एंड फॉलोड बाय क्वेश्चंस, वो करना बहुत इजी हो जाता है। तो एक बार मेहनत करके कहानी को पढ़ लो, उसके बाद देखना क्वेश्चंस जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं एक बार कहानी को। A tiling or tessellations of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometrical shapes called tiles. एक फ्लैट सरफेस को कवर किया गया है टाइल्स से, और टाइल्स जो है वो आपके अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स से बने हुए हैं। With no overlaps and no gaps. आपने कभी देखा है कि फ्लैट पे जो सरफेस पे जो टाइल्स लगे होते हैं उसमें कभी भी गैप्स होते हैं? नहीं होते ना। तो यहाँ पर भी वही है कि कोई भी ओवरलैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस पे टाइल्स बैठाए गए हैं। Historically, tessellations were used in ancient Roman and in Islamic art. You may find tessellations pattern on floors, wall, paintings, etc. Shown below is a tiled floor in a archaeological museum of Serville made using squares, triangle and hexagon. तो मेन जो था आपका ज्योमेट्री पार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो टाइल्स हुए हैं, टाइल्स जो लगाए गए हैं सरफेस पे, प्लेन पे लगाए गए हैं, फ्लोर पे जो लगाए गए हैं, उनका शेप क्या है? स्क्वायर है, ट्रायंगल है एंड हेक्सागन है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड हेक्सागन से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मेन क्वेश्चंस और मेन फिगर जो है वो यहाँ पे आया, इसको पढ़ते हैं। अ क्राफ्ट्समैन थॉट ऑफ मेकिंग अ फ्लोर पैटर्न आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द अबव डिजाइन टू इंश्योर एक्यूरेसी इन हिज वर्क ही मेड द पैटर्न ऑन द कार्टेशियन प्लेन। He used regular octagons, squares and triangles for his floor tessellations pattern. तो क्या हुआ कि जो क्राफ्टमैन था उसको भी वो ऊपर वाला जो पैटर्न था उससे इंस्पायर्ड हो गया, और उसने सोचा कि वो भी वैसे ही पैटर्न बनाएगा थ्रू ऑक्टागन, स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल। ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला आपका था कि हेक्सागन, स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल। तो बट वो जो क्राफ्टमैन है उसने सोचा कि वो हेक्सागन यूज नहीं करेगा, वो ऑक्टागन यूज करेगा। तो ऑक्टागन, स्क्वायर एंड ट्रायंगल यूज करके उसने अपना फ्लोर डिजाइन किया। ठीक है, और वो फ्लोर क्या था? वो डिजाइन जो पैटर्न था वो ये था। और अधिक एक्यूरेसी के लिए उसने जो डिजाइन है उसको कार्टेशियन प्लेन में यूज किया। तो कार्टेशियन प्लेन जहां पे आया, इट मीन्स कि जो हमारा केस स्टडी है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। पहला क्वेश्चन क्या है? use the above figure to answer the following questions that follow. What is the length of the line segment joining point B and F? देखो, अब यहाँ पे B कहाँ है?
ये रहा आपका पॉइंट बी और ये रहा आपका पॉइंट एफ। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। हमें ये निकालना है कि बी और एफ को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, उसकी लेंथ निकालनी है। इट मीन्स ये डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा। तो उसके लिए सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट निकालो। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,2। ये हो गया आपका बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स पे 1 और वाई पे 2। और एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स पे -2 और वाई पे 9। ये हो गया आपका एफ का कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गया, मीन्स हमें x1 y1 x2 y2 अगर हमें मिल गया है, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम bf का जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूला। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा -2 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 9 है, 9 -2 का होल स्क्वायर। देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका -3 का होल स्क्वायर और ये हुआ 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो गया। -3 है, पावर इवन है, तो क्या हो गया, अंदर जो होगा पावर इवन के वजह से अंदर क्या होगा, हमें 9 मिल गया, पॉजिटिव 9 मिल गया। प्लस 7 का कितना होता है, 49, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 58 यूनिट, 58 यूनिट्स। तो हमारी जो बीएफ की लेंथ है, बीएफ की जो लेंथ है वो हमारी मिल गई हमें 58 यूनिट। सो दिस इज योर आंसर, √58 यूनिट। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। तो है ना इजी, हमने उतनी कहानी पढ़ी थी और हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से बस निकाल दिया। फिगर में हमें बी का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एफ का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में रखो और आंसर निकाल दो, है ना इजी। चलो आगे करते हैं। The center Z of the figure will be point of the intersection of the diagonals of the quadrilateral WXOP. Then what are the coordinates of Z? तो पहले तो ये देखो कि quadrilateral WXOP जो है वो कहाँ है हमारा, ये है हमारा पॉइंट W, ये है हमारा पॉइंट X, दिस इज आवर O, OP, दिस इज आवर O एंड दिस इज आवर P। तो इट मीन्स ये वाला जो हमें मिलेगा दिस। तो ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है WXOP, और WXOP हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक ये चीज समझो कि एक रेक्टेंगल बनाओ, ये आपका एक रेक्टेंगल है WXOP, WXO और P, ये रेक्टेंगल हमने ऊपर से देख के ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले तो ये जो WXOP है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ W क्या होंगे, -6,2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ X जो हैं वो हैं आपके -4,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो हैं वो हैं आपके 3,11। और पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रॉम फिगर 5,9, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये कह रहे हैं कि इसके डायगोनल्स को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, मीन्स हम लोग XP को ज्वाइन कर दो और W और O को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, डेट इज Z। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z, ये पूछा है हमसे। तो देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा है, क्लास 6-7 में पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते टाइम वो बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स WZ इज इक्वल टू ZO एंड XZ इज इक्वल टू ZP, ओके। तो ये जो लेंथ है वो आपस में बराबर है। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि Z का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कैसे निकलेगा ये आपका Z जो है वो हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है, WO का भी मिड पॉइंट है और XP का भी मिड पॉइंट है। तो कोई एक पेयर ऑफ पॉइंट ले लो, वहां पे मिड सेक्शन फॉर्मूला लगा दो और फिर या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, वहां से हमें Z के लिए कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे।
ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो ऐसे लिखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ z, क्या होगा, x, y, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है। ठीक है, कोई भी एक पेयर ले लो, देखो इसको ले लेते हैं हम लोग, ये वाला और ये वाला ले लो। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से निकालते हैं। तो x1 कितना है यहाँ पे, -4, x के लिए क्या हो जाएगा, -4 प्लस 3 अपॉन 2, और y के लिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस 11 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन 2, -4 प्लस 3 -1 अपॉन 2, और y हमारा हो जाएगा 11 अपॉन 2। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट z। तो z का एक बार फिर से लिख लो, क्या होगा कोऑर्डिनेट, -1/2, 11/2। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 2, है ना इजी, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला से आपका ये निकल गया। ओके, क्वेश्चन 3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड g। देखो a कहाँ पे है, ये रहा आपका a, ये आपका पॉइंट a है, और पॉइंट g कहाँ है, ये आपका पॉइंट g है। तो ये पूछ रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट है y एक्सिस पे, कोई भी एक पॉइंट है जो कि आपका इक्विडिस्टेंस है पॉइंट a एंड पॉइंट g से। देखो अगर y एक्सिस पे पॉइंट है, इट मींस उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, p एक पॉइंट है, ये 0, y, और जो ये पॉइंट है ये आपका इक्विडिस्टेंस है पॉइंट a एंड g से। a एंड g से ये पॉइंट आपका इक्विडिस्टेंट है, और पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 2, एंड पॉइंट g का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 7। ये है आपका पॉइंट g का कोऑर्डिनेट। तो देखो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, PA इज इक्वल टू PG, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, PA इज इक्वल टू PG। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देंगे। ओके, क्योंकि इक्विडिस्टेंट था ना, इक्विडिस्टेंट है तो ये वाला लाइन सेगमेंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। सब कुछ फॉर्मूला में पुट करो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे करते हैं इसको। अब PA के लिए पहले लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा, ये देखो ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, PA के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PA के लिए देखो निकालेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब PG के लिए भी सही सेम चीज निकालो, क्या निकलेगा, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y इसका होल स्क्वायर। अब बस आपको यही सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकाल देनी है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 7 स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब देखो यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ रूट था। तो अब हमें क्या मिल गया, यहां से देखो हमें ये मिला -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। यहां से -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y। ठीक है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहां से हो गया आपका कैंसिल आउट। ओके, अब देखो क्या हम लोग ट्रांसपोज करेंगे कि हमें आंसर मिल जाए, 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 16 प्लस 49, 16 प्लस 49 65 माइनस 14y। ओके, अब इसके बाद देखो 14y को इधर लेके आ जाओ, 14y तो पॉजिटिव हो गया, ये -4y इज इक्वल टू 65 माइनस 8।
ये कितना हो गया 10y, 14 माइनस 4 10, 10y इज इक्वल टू 65 माइनस 8, कितना आ गया यहाँ पे 57। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 57 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5.7। तो जो p का जो कोऑर्डिनेट हमें मिला वो हमें क्या मिला 0,5.7 which is equidistant from point A and point G. So this is our answer for this questions. Okay. आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का उसमें एक और भी है, या तो ऊपर वाला करते इक्विडिस्टेंट वाला करते, या तो ये कर देते व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम AFGH। तो पहले फाइंड आउट करो कि AFGH कहाँ पे है, ये रहा आपका AFGH। ओके, तो ये आपका हो गया ट्रेपेजियम, ये आपका एक ट्रेपेजियम होगा जहां पे कि, तो देखो यहाँ पे जो GH है, GH एंड AF ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और AH एंड GF, AH एंड GF ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रेपेजियम मिल गया है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम AFGH, ठीक है। चलो अब निकालते हैं इसका एरिया। सबसे पहले लिख लो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती है आपकी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो अब देखो फाइंड आउट करो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है। देखो GH की जो हाइट है सिर्फ इसको काउंट कर लो 1 2 3, ठीक है, और इधर कितनी है, जो आपकी यूनिट्स है ना, छोटे स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो गया, हमें पैरेलल साइड्स मिल गई, कितना हो गया ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 और 7, तो 1/2 3 + 7। और हाइट कितनी है, हाइट देखो ये इसको काउंट कर लो 1 2, सिर्फ 2 ही है, स्मॉल बॉक्सेस में सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो ये होगी आपकी हाइट। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया ये 10 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये वाला अधिक इजी था, वो ऊपर वाला इक्विडिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो ये वाला करना है तो ये वाला कर लेना। सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल देना है। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। देखने में कितना हैवी क्वेश्चंस लग रहा था, लेकिन जब करने बैठे तो क्वेश्चंस आपके बहुत इजी थे, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला यूज होके आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, ये भी आपका केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉलोड बाय सम इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो कि आपके 1-2 नंबर के होते हैं। अगेन सिर्फ जो कहानी है वही थोड़ी सी लेंदी होती है, अदरवाइज क्वेश्चन एसोसिएटेड विद दीज कहानी बहुत सिंपल होते हैं। फॉर्मुला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मुला में पुट करो, आंसर निकाल दो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल, ठीक है। एक ऑडिटोरियम बनना है, वहां पे वो इतना बड़ा होगा कि उसमें 1500 लोग बैठ सकते हैं। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन concentric circular arrangement in the such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one। तो ये देखो कि अगर हम पहले वाले रो में जो स्टेज के सबसे पास होता है VIP सीट जिसको बोलते हैं, उसमें अगर हम 30 लोग को बैठाएंगे तो, और नेक्स्ट वाले पे फिर कितने बैठ जाएंगे 40 बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले में कितने बैठेंगे 50 बैठेंगे, ऐसे करके यहाँ पे 30 बैठ गए इस वाले रो में, इस वाले रो में 40 बैठ गए, इसमें 50 बैठ गए। तो वो आपका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ता रहेगा, और कब तक बढ़ेगा, जब तक कि 1500 लोग के बैठने की व्यवस्था न हो जाए। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। तो मीन्स ये आपका जो है, ये है आपका फर्स्ट रो, दिख रहा है ना, ये है आपका फर्स्ट रो, ये है आपका सेकंड रो, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ऐसे करके उन्होंने चेयर अरेंज की हुई है, ठीक है। कि जो 10 मोर सीट्स देन द प्रीवियस वन, पहले वाले जो रो है पीछे वाले रो में उससे 10 सीटें ज्यादा हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स हाउ मेनी सीट विल बी देयर इन द 10th रो। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट वैल्यू
पहले तो ये समझो कि ये आपका एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, क्योंकि जहां पे सक्सीडिंग वर्ड यूज कर लिया है ना, तो ये आपका एपी का क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग के कुछ रोज देखे उन्होंने हमसे फिर बाद के रोज पूछे हैं। इट मीन्स जो A1 है, फर्स्ट रो है, वहां पे 30 बैठते हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि 10th रो में कितने बैठेंगे। ओके, तो यहाँ पे A1 जो है वो 30 है और D कितना है, डिफरेंस कितना था दोनों में, 10 सीट्स का डिफरेंस था। N कितना है, N है हमारा 10 और हमसे पूछा है A10 की वैल्यू, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताओ। A10 इज इक्वल टू A प्लस N-1 D, ये होता है फॉर्मूला। A10 हमें निकाल फाइंड आउट करना है। 30 प्लस N-1 कितना हो गया, 10-1 D। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू भी हमारी 10 है, तो कितना हो गया 30 प्लस 9 इंटू 10, कितना हो गया 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120। तो जो हमारी 10th रो होगी, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, तो फर्स्ट रो में अगर हमारी 30 सीट्स हैं तो 10th रो में कितनी सीट्स होंगी हमारी, 120 सीट्स होंगी। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 1, है ना, इजी सिंपल। जो एपी का जो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है वही यूज करने को बोला है, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन यूज करके आप 10th रो की वैल्यू निकाल देंगे। ओके, अब देखो फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। टोटल हमें पता है, सम कितना है हमारे पास, चेयर्स जो है वो हमारे पास 1500 है। इट मींस सम ऑफ द सीट्स, सम ऑफ सीट्स कितना है 1500, 1500 है। लेट द नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड बी n, लेट द नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड बी n, ठीक है। तो हमें ये क्या पता है, अब जो 1500 है ये हमारा क्या होगा, s होगा। हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है। हमें a पता है 30 और हमें d पता है 10। यहाँ पे सम का फॉर्मूला लग जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला याद है, 2a प्लस N-1 d, ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। हमें n तो फाइंड आउट करना है, s पता है, a पता है, n फिर से निकालना है और d हमें d पता है। तो हमें सब कुछ पता है, सिर्फ एक वेरिएबल नहीं पता है n, तो उस हमें n की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखो s हमें पता हुआ है 1500, n/2, 2 इंटू a, 2 इंटू 30 प्लस N-1 d की वैल्यू पता है 10 है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 3000 इज इक्वल टू n, 2 इंटू 30 60 प्लस, देखो 10 को मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा ये 10n माइनस 10। ओके, अब यहां से फिर से 3000 इज इक्वल टू 60n, n को पूरे जो लार्ज ब्रैकेट है पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, 60n प्लस 10n स्क्वायर माइनस 10n। इसको अगर हमें कट करना है तो एक बार इसको हम लोग 10 से कट कर सकते हैं, 10 पूरे में कॉमन लेके कट कर दो, कितना हो जाएगा ये 6n प्लस n स्क्वायर माइनस n। अब एक काम करो कि इसको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल रूल है उसके फॉर्म में लिखते हैं। उसमें क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज इक्वल टू 0, यही तो है जनरल इक्वेशन। अब 300 को ऐसे फैक्टराइज करो कि मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और प्लस और माइनस करने पर 5 आएगा। तो क्या होगा 300 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन, 20 इंटू 15, दिस इज ओके। अच्छा, एक बेसिक ट्रिक जो है वो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम फैक्टराइज कैसे करते हैं, कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कैसे करके हम लोग ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसी कौन सी फास्ट ट्रिक है, वहां से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग ये जो 300 है या कोई भी नंबर जो है एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी जो है, जो सी का फैक्टराइजेशन हम लोग करते कैसे हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं आगे, एन स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300
इज इक्वल टू 0। यहां से n कॉमन आ जाएगा, n प्लस 20 हो गया, माइनस 15, यहां से भी n प्लस 20 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 15 और n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 15 आया और यहाँ से n इज इक्वल टू 20 आया, ठीक है। अब ये n इज इक्वल टू माइनस 20 आया। अब ये देखो कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 15 होंगे। 15 इज द आंसर, 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर नंबर ऑफ रोज। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट लेके फिर से समझ लेना। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन में हमारा और पार्ट भी है। और पार्ट क्या कह रहा है हमसे, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। तो हमें ये पता करना है कि 10th रो तक सीट का सम कितना होगा। टोटल कितने हमारे पास 1500 सीट्स तो टोटल है, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि S10 की वैल्यू निकाल दो, उसमें से 1500 को माइनस कर देना। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को 1500 से माइनस कर देना, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि 10th रो तक अरेंज करने के बाद हमारे पास कितनी सीट्स रह गई। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S10 की वैल्यू, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो A जो है वो हमें दिया हुआ है 30, N जो है वो 10 हो गया, D जो है वो हमारा हो गया 10, ये भी हमें दिया हुआ था। अब निकालो S10 इज इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1D, यही हुआ। N की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो ये 10 बाई 2A, 2 इंटू 30 60, N माइनस 1 10 माइनस 1, D की वैल्यू भी है 10 है, कितना हो गया ये 5 इज इक्वल टू 60 प्लस 10 माइनस 1 9, और ये हो गया 90। कितना हो गया 60 प्लस 90 150, 5 इंटू 150 इज इक्वल टू 750। और टोटल सीट्स कितनी थी, तो देखो ये हमारे पास आ गया कि 10th रो तक हमने सिर्फ 750 सीट्स ही यूज करी हैं। ओके, टोटल सीट्स कितनी थी हमारे पास 1500 सीट्स थी, तो 1500 माइनस 750 इज इक्वल टू 750 सीट्स आर रिमेनिंग। सो दिस इज योर आंसर, आंसर इज 750। हमसे पूछ क्या रहे थे, हमसे ये पूछ रहे थे कि 10 सीट्स के बाद हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। तो कितना आ गया 750 सीट्स आर रिमेनिंग टू पुट आफ्टर 10th रो। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ देयर वेयर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। तो अब सपोज करो वो कह रहे हैं कि ऑडिटोरियम में टोटल 17 रो हैं, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। हमें मिडिल रो पे कितनी सीट्स हमने अरेंज किए हैं, हमें वो नंबर ऑफ सीट्स निकालनी है। तो ये देखो कि अगर 17 रो हैं, 17 इज एन ऑड नंबर, तो हम लोग मिडिल रो कैसे निकालते हैं, 17 माइनस 1 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9th रो के लिए हम लोग निकाल दो कि 9th रो में, 9th रो इज आवर मिडिल रो, और 9th रो में कितनी सीट्स अरेंज हुई हैं ये निकाल दो। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे A9 की वैल्यू। ठीक है, A9 निकालने के लिए क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 D। A कितना है हमारा 30, N माइनस 1 9 माइनस 1, D कितना है 10 है, तो कितना हो गया 30 प्लस 8, 9 माइनस 1 8 इंटू 10 80, 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 110। तो इट मीन्स जो 9th रो है वहां पे 110 सीट्स जो हैं वो हैं। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, तो मिडिल रो में आपके मिडिल रो में इन मिडिल रो देयर विल बी 110 सीट्स। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी था, और एपी से ना आपके केस स्टडी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो एपी को आप लोग केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। सम का फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर एंड टर्म के लिए फॉर्मूला पूछ लेंगे, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला तो है आपके सिलेबस में, 2 फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज ऑल्सो योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ये आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में। एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है, देखो जब हम लोग
रोड पर चलते हैं ना, तो रोड पर भी हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है जो यातायात होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जो आसमान में जो फ्लाई करते हैं ना, वहां पर भी तो एक ट्रैफिक मेंटेन हो जाएगा ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ठीक है। अदरवाइज तो हवा सबके लिए फ्री है, कोई भी कहीं से भी आए जाए, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन तो क्या होगा कि दूसरे कंट्रीज के लोग जो हैं वो फ्लाई करते हुए हमारे कंट्रीज में आ जाएंगे, हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो फ्लाई करते हुए कहीं और चले जाएंगे। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है, ठीक है। इनका यही काम होता है कि जो एयर में जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना, किसको कहाँ कब रोकना है, कैसे रोकना है, कितने देर के लिए रोकना है, ये सब चीजें एटीसी मॉनिटर करती है। ओके, तो ये है आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में पूरी कहानी। अच्छा, जो इसमें जो मेन यूज होता है ना एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, वहां जाकर तो कोई कंट्रोल करेगा नहीं, तो हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये दो चीजें यूज करके हवा में ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ओके, देखो जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ से स्टार्ट है। एट अ गिवन इंस्टेंस एटीसी फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degree. The height of the plane remains constant by 3000 under root 3 meter. Use the above information to answer the following question that follow. Draw a neat label figure to show the above situation diagrammatically. ठीक है, तो ये मैंने बनाया हुआ है एक नीट फिगर। देखो पहले क्या था, पहले जो था वो एरोप्लेन आपका पॉइंट पी पे था, वहां से मूव करते हुए, और जब पी पे था तो क्या बना रहा था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। उसके बाद फिर पॉइंट क्यू पे गया, आफ्टर 30 सेकेंड वो गया पॉइंट क्यू पे, और फिर हमारा क्या बना, 30 डिग्री का एंगल बना। और जो हाइट है ना, जो प्लेन की जो हाइट है वो तो सेम हाइट पे ही ट्रेवल करेगा। ऐसा तो है नहीं पहले पॉइंट पी कहीं और है, ऊपर है, फिर नीचे आगे लैंड हो गया, तो वो सेम हाइट पे ही ट्रेवल कर रहा है। इट मीन्स जो हाइट है वो हमारा 33,000 रूट 3 मीटर है, ये हमारा हो गया हाइट, ठीक है। ये आपका हो गया हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम ग्राउंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और ये पॉइंट ए जो है ना, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। इट मीन्स कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़े होके वो पहले जो एयरप्लेन है वो पॉइंट पी पे था उसको देख रहा है, उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसका एलिवेशन जो है वो ये 30 डिग्री का एलिवेशन बन गया पॉइंट क्यू के लिए। तो सेम ही फ्लाइट है, पहले वो पॉइंट पी से उड़ना स्टार्ट की, 30 सेकंड बाद वो पहुंच गया पॉइंट क्यू पे, इस वजह से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो गया। सो दिस इज योर डायग्राम फॉर पार्ट 1। ओके, देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले देखो एन ट्रायंगल, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी फिगर से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। एन ट्रायंगल ए पी बी, हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। इट मीन्स हमें ये बीसी की जो डिस्टेंस है ना वो निकालना है। 30 सेकंड में यही तो वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। इन ट्रायंगल एपीबी, एपीबी में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 1060 डिग्री इज इक्वल टू पीबी अपॉन ए बी। पीबी जो है वो हमें गिवन है, कितना है, वो हाइट होती है ना, तो गिवन है ये 3000 रूट 3, और हमें ए बी जो है वो निकालनी है। 1060 की वैल्यू हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, रूट 3 होती है। रूट 3 इज इक्वल टू 3000 रूट 3 अपॉन ए बी। यहां से ए बी की वैल्यू निकाल दो, ए बी इज इक्वल टू, इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3000 मीटर हो गया। निकल गई हमारी ए बी की डिस्टेंस। अब अगर हम AC की भी डिस्टेंस निकाल दें तो AC माइनस AB करके हमें BC मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब AC निकलेगा, कैसे निकलेगा AC, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग AC निकालने के लिए, AQC। AQC वहां पे क्या हो गया था, 1030 डिग्री हो गया था, एलिवेशन चेंज हो गया था, तो ये कितना हो गया, ट्रायंगल AQC में QC अपॉन AC, QC अपॉन AC। 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। QC हमें गिवन है, हाइट जो है वही होती है, और हमें AC हमें फाइंड आउट करनी है। तो कितना हो गया, AC की वैल्यू कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3000 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3000 रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो कितना हो गया 3000 इंटू 3 इज इक्वल टू 9000
मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो BC कितना हो जाएगा, AC माइनस AB। AC कितना है 9000 है, AB कितना है 3000 है, तो ये कितना हो गया 6000 मीटर। दिस इज योर आंसर कि 30 सेकेंड में उसने 6000 मीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन पार्ट 2। 38 का क्वेश्चन जो पार्ट 2 है वो था ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, ये वाला। इसमें और पार्ट भी है, और पार्ट में देखो क्या कह रहा है, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अवर फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर 15√3-1 सेकेंड्स द एंगुलर एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। पहले ये कह रहे थे कि ये कितना चेंज हुआ है, 30 डिग्री चेंज हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि 45 डिग्री चेंज हुआ है। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन। ओके, तो इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें यहाँ पर BD की सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हमें ये BD की वैल्यू निकालनी है। पहले वो पूछ रहे थे कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब वो पूछ रहे हैं 15√3-1 इतने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले पॉइंट P पे था हमारा प्लेन, आफ्टर दिस सेकंड, जो ये सेकंड दिया हुआ है 15√3-1, इस सेकंड के बाद इतना हो गया, पॉइंट Q पे आ गया 15√3-1, इतना सेकंड चलने के बाद ये पॉइंट Q पे आ गया। पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो हमारा था 60 डिग्री, ठीक है, और इतने सेकंड के बाद कितना हो गया 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने ऊपर यूज किया है वही यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, इन ट्रायंगल APB tan 60 is equal to PB upon AB। ओके, √3 इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं हाइट जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, अपॉन AB। तो यहां से AB की वैल्यू कितनी हो गई, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, AB की वैल्यू हो गई आपकी 3000 मीटर, जैसा कि ऊपर भी आया था। दूसरा करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल AQD। यहाँ पे क्या करेंगे tan 45, वो कह रहे थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज होकर tan 45 हो गया है। tan 45 इज इक्वल टू QD अपॉन AD, QD अपॉन AD। QD की वैल्यू कितनी है 3000√3, AD हमें फाइंड करनी है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 3000√3 अपॉन AD, तो यहां से AD की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 3000√3 मीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था BD, तो BD कितना होगा AD माइनस AB। BD इज इक्वल टू AD माइनस AB। AD जो है वो है हमारा 3000√3, AB है 3000, यहां से 3000 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा √3 - 1। ये इतना मीटर जो है उसने ट्रेवल किया है 15√3 - 1 सेकेंड में। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर और पार्ट। ओके, दिस इज योर और पार्ट। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन, तो कितना ड्यूरेशन आया, कितना डिस्टेंस आया 3000√3 - 1 मीटर जो है वो आपका डिस्टेंस आया जो प्लेन ने कवर किया है। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो जो स्पीड होती है प्लेन की, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता है ना फॉर्मूला। डिस्टेंस हम लोग ने निकाला है, कहीं से भी निकाल दो, देखो ऊपर वाले से निकाल दो, जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है वहां से डिस्टेंस निकालो, कितना है 6000 मीटर है, ठीक है, और टाइम कितना था 30 सेकेंड था, तो ये कितना हो गया 200 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये तो हमारा हो गया, बट ये पूछ रहे हैं टाइम जो निकालना है हमें, स्पीड निकालनी जो है हमें वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला पता है कि जब हम लोग मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो सिंपल 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे होगा, अब ये 200
को 18/5 से मल्टीप्लाई करो। 18 4 जा 72, 720 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, जहां पे कि स्पीड जो है ये स्पीड है आपकी, क्योंकि प्लेन की स्पीड हम लोग मीटर पर सेकंड में तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, उसकी स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट होती है। तो कितना आ गया 720 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर रिक्वायर्ड स्पीड। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 ऑफ सेक्शन ई स्टैंडर्ड मैथ के सॉल्यूशंस। इफ यू लाइक दीज सॉल्यूशंस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब इसके बाद हम लोग बेसिक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 इसके सारे सेक्शंस को सॉल्व करेंगे, एंड देन हम लोग पूरा कंप्लीट एक कोर्स लेके आएंगे जिसमें कि हम लोग हर एक चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसके थ्योरम सबको रिवाइज करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।